हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 हिंदी 50 मार्क्स रेखा गेस पेपर का प्रैक्टिस करेंगे। पिछले वाले वीडियो में 100 क्वेश्चन तक का प्रैक्टिस करवा दिया हूं। आज के वीडियो में संपर्क भाषा से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं इस सब का प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियो पार्ट 2 के BA, BSc, BCom के सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जो अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोगों को जोड़ती है संपर्क भाषा कहलाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा संपर्क भाषा। संपर्क भाषा का अत्यधिक महत्व कहाँ होता है? बहुभाषी देश में। भारत में हिंदी के बाद अंग्रेजी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। दूसरा, हिंदी के बाद दूसरा है। संपर्क भाषा को देश की शैक्षिक व्यवस्था से जोड़ना आवश्यक होता है। क्यों होता है? क्योंकि शिक्षा एवं ज्ञान का घनिष्ठ संबंध देश की संपर्क भाषा से होता है। विद्यार्थियों को संपर्क भाषा कैसे सिखाई जा सकती है? न्यूज़पेपर के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, व्यापारिक, शिल्प, राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन के क्षेत्र में अधिकाधिक उपयोग होने वाली भाषा कौन सी है? संपर्क भाषा। अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न विचारों के संप्रेषण के लिए कौन से भाषा का प्रयोग किया जाता है? संपर्क भाषा का। संपर्क भाषा के रूप में भारत में अत्यधिक प्रचलित भाषा है हिंदी। संपर्क भाषा के रूप में भारत में अत्यधिक प्रचलित भाषा हिंदी है। किसी क्षेत्र का सामान्य व्यक्ति प्रचलित शैली में जो भाषा बोलता है वह कहलाता है जनभाषा। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए आपसी संबंध बनाए रखने और भावनात्मक रूप से जुड़े रहने के लिए भाषा उपयुक्त है। संपर्क भाषा उपयुक्त है। जनगणना 2011 के अनुसार संपर्क भाषा के रूप में हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है? 43.63%। भारत की संपर्क भाषा है हिंदी। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। हिंदी के संपर्क भाषा बनने के कारण है। हिंदी के संपर्क भाषा बनने के कारण राजनीतिक, व्यापार, सामाजिक, सांस्कृतिक ये सभी कारण हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। इसके बाद मातृभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, वह भाषा जो माता की गोद में खेलते बढ़ते हुए सीखी जाए कहलाती है। मातृभाषा। वह भाषा जो माता की गोद में खेलते बढ़ते हुए सीखी जाए मातृभाषा कहलाती है। माता के समान प्रिय भाषा कहलाती है मातृभाषा। भारत की बहुसंख्यक जनता की मातृभाषा है हिंदी। भारत की बहुसंख्यक जनता की मातृभाषा हिंदी है। मातृभाषा शब्द संबंधित है मातृभूमि से। मातृभाषा शब्द मातृभूमि से संबंधित है। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है। क्यों? क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। शुद्ध मातृभाषा प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ क्या व्यवहार करेंगे? ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषिक देंगे। मातृभाषा के लिए आवश्यक है। मातृभाषा के लिए व्याकरण पुस्तक कुछ भी आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। स्पीच हैबिट शब्द संबंधित है मातृभाषा से। स्पीच हैबिट शब्द मातृभाषा से संबंधित है। मातृभाषा का स्वरूप प्रायः नहीं होता है, मानक नहीं होता है। मातृभाषा का स्वरूप प्रायः मानक नहीं होता है। मातृभाषा प्रायः किसके अंतर्गत आती है? बोली के अंतर्गत। मातृभाषा प्रायः बोली के अंतर्गत आती है। इसके बाद लोक भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी समुदाय द्वारा आपस में परस्पर जिस भाषा के सहारे जीवन व्यापार का संचालन किया जाता है उसे साधारणतः कहते हैं लोक भाषा। लोक भाषा का अन्य नाम है जनभाषा। लोक भाषा का अन्य नाम जनभाषा है। आदिकाल में लोक भाषा के कितने रूप प्रचलित थे? 3। आदिकाल में लोक भाषा के 3 रूप प्रचलित थे। लोक भाषा के रूप में रासो भाषा का प्रचलन था राजस्थान में।
लोक भाषा के रूप में रासो भाषा का प्रचलन राजस्थान में था। भक्ति काल में मथुरा के आसपास कौन सी भाषा प्रचलित थी? ब्रज भाषा। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5। हिंदी की उपभाषाएं 5 हैं। खड़ी बोली कहाँ प्रचलित थी? दिल्ली में। खड़ी बोली दिल्ली में प्रचलित थी। लोक भाषा में आवश्यक नहीं है। लोक भाषा में किताबी ज्ञान आवश्यक नहीं है। भाषा की दृष्टि से संसार कैसा है? बहुभाषीय। भाषा की दृष्टि से संसार बहुभाषीय है। इनमें से कौन से देश की लोक भाषा, राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा तीनों समान हैं? इंग्लैंड की। ऑप्शन सी हो जाएगा इंग्लैंड। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। इसके बाद संक्षेपण से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, संक्षेपण के गुण हैं। संक्षेपण के गुण संक्षिप्तता, पूर्णता, स्पष्टता, ये सभी हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। संक्षेपण मूल अवतरण का होना चाहिए 1/3। संक्षेपण मूल अवतरण का 1/3 होना चाहिए। संक्षेपण की भाषा किस पुरुष में होनी चाहिए? अन्य पुरुष में। संक्षेपण की भाषा अन्य पुरुष में होनी चाहिए। संक्षेपण का अनिवार्य गुण है संक्षिप्तता। संक्षेपण का अनिवार्य गुण संक्षिप्तता है। संक्षेपण का विलोम होता है पल्लवन। संक्षेपण का विलोम पल्लवन होता है। संक्षेपण का शीर्षक होना चाहिए। संक्षेपण का शीर्षक प्रसंग से संबंधित, संक्षिप्त, सरल, ये सभी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। संक्षेपण को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सार लेखन। संक्षेपण को सार लेखन के नाम से जाना जाता है। संक्षेपण का आशय होता है मुख्य विचारों, तर्कों आदि को लघुत्तर आकार में प्रस्तुत करना। संक्षेपण लेखन में कोई विवरण पत्र हो या कोई लेख या आख्यान, उसके मुख्य भाव को बिना छोड़े कितने भाग में लिखना चाहिए? 1/3 में। संक्षेपण में भाव एवं भाषा कैसी होनी चाहिए? शुद्ध एवं सुस्पष्ट। संक्षेपण में भाव एवं भाषा शुद्ध एवं सुस्पष्ट होनी चाहिए। संक्षेपण की भाषा में 2 मुख्य चीज़ें हैं, प्रवाह एवं क्रमबद्धता। क्वेश्चन नंबर 12, संक्षेपण का प्राण क्या है? संक्षिप्तता। संक्षेपण का प्राण संक्षिप्तता है। संक्षेपण को सामान्य रूप से मूल अवतरण का कितना अंश होना चाहिए? 1/3 अंश। संक्षेपण को सामान्य रूप से मूल अवतरण का 1/3 अंश होना चाहिए। संक्षेपण का शीर्षक कैसा होना चाहिए? लघु एवं भावाभिव्यंजक। संक्षेपण की शैली में यथासंभव मूल शब्दों को क्या करना चाहिए? बहिष्कार। संक्षेपण स्वतः कैसी होनी चाहिए? पूर्ण। संक्षेपण स्वतः पूर्ण होनी चाहिए। संक्षेपण के विचारों का सार किस रूप में रखा जाता है? क्रमबद्ध रूप में। ऑप्शन सी हो जाएगा क्रमबद्ध। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर पिछले वाले वीडियो में मनोरमा गेस्ट पेपर का प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। हिंदी 50 मार्क्स मनोरमा गेस्ट पेपर का। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मनोरमा गेस्ट पेपर का प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा। इसके बाद पल्लवन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, पल्लवन की भाषा होनी चाहिए। पल्लवन की भाषा स्पष्ट, प्रांजल, पारदर्शी, ये सभी होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। पल्लवन की शैली होनी चाहिए व्यास शैली। पल्लवन का दूसरा नाम है भाव विस्तारण। पल्लवन का दूसरा नाम भाव विस्तारण है। पल्लवन और कुछ नहीं वरन यह सहज प्रक्रिया है बिंदु से वृत्त बनाने की, चीज से वृक्ष बनाने की, कली से फूल बनाने की। इनमें सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। पल्लवन में होता है भाव का विस्तार। पल्लवन में भाव का विस्तार होता है। पल्लवन का मूल कथन रहता है भाव गर्भित। पल्लवन होता है किसी भाव का विस्तार। पल्लवन किसी भाव का विस्तार होता है। पल्लवन शब्द का शाब्दिक अर्थ है विस्तार या फैलाव। पल्लवन शब्द का शाब्दिक अर्थ विस्तार या फैलाव होता है। पल्लवन किसी भाव को किस रूप में व्यक्त करता है? विस्तार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पलवन की रचना कौन से पुरुष में होनी चाहिए? अन्य पुरुष में। पलवन की शैली कैसी होनी चाहिए? व्यास। पलवन की शैली व्यास शैली होनी चाहिए। पलवन लेखन में कैसी बातों का अनावश्यक उल्लेख नहीं करनी चाहिए? अप्रासंगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल विचार अथवा भाव के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों को समझने की सूझ निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? पल्लवन के अंतर्गत। पलवन और संक्षेपण एक दूसरे से कैसा संबंध रखते हैं? उल्टा। पलवन और संक्षेपण एक दूसरे से उल्टा संबंध रखते हैं। पलवन में कैसा गुण होता है? निबंधात्मक। पलवन में निबंधात्मक गुण होता है। भाव विस्तार से आशय है पल्लवन का। भाव विस्तार से पल्लवन का आशय है। पलवन में किसका होना अति आवश्यक है? अस्पष्ट बातों का। पलवन में अस्पष्ट बातों का होना आवश्यक है। इसके बाद टिप्पण से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, टिप्पण की विशेषता है। टिप्पण की विशेषता संक्षिप्तता, सरलता, शिष्ट भाषा, ये सभी हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तत्काल कार्रवाई की जाए किस प्रकार का टिप्पण है? आदेशात्मक। टिप्पण की भाषा होती है। टिप्पण की भाषा सरल, स्पष्ट, तथ्यपूर्ण, ये सभी होती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। किसी भी विचाराधीन पत्र के निस्तारण को सुगम और सरल बनाने हेतु जो टिप्पणी लिखी जाती है वह क्या कहलाती है? टिप्पण कहलाती है। सरकारी कार्यालयों में कार्य संपादन का एक माध्यम है टिप्पण। सरकारी कार्यालयों में कार्य संपादन का एक माध्यम टिप्पण है। मंत्री, प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई टिप्पणी को क्या कहते हैं? मिनट कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा मिनट। टिप्पणी लेखन में यथासंभव क्या होनी चाहिए? संक्षिप्तता। टिप्पणी लेखन में यथासंभव संक्षिप्तता होनी चाहिए। टिप्पणीकार को टिप्पण तैयार करते समय कौन से पुरुष का वाक्य में उपयोग करना चाहिए? अन्य पुरुष का। टिप्पणी लेखन के मुख्य कितने उद्देश्य हैं? 3। टिप्पणी लेखन के मुख्य 3 उद्देश्य हैं। टिप्पण का अंग्रेजी अनुवाद है नोटिंग। टिप्पण का अंग्रेजी अनुवाद नोटिंग होता है। टिप्पण की भाषा होनी चाहिए सुस्पष्ट। टिप्पण की भाषा सुस्पष्ट होनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, और हमारा टारगेट है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट काफ़ी नज़दीक है। टिप्पणी में कैसे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए? कठिन शब्द का। टिप्पण लिखने के बाद लिपिक या सहायक को किस ओर हस्ताक्षर करना चाहिए? बाईं ओर। इसके बाद प्रारूपण से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रारूपण का प्रयोजन है। प्रारूपण का प्रयोजन कार्यालय पत्र व्यवहार। प्रारूपण की विशेषताएं हैं। प्रारूपण की विशेषताएं शुद्धता, संक्षिप्तता, विषय का ज्ञान, ये सभी हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। प्रारूपण तैयार किया जाता है। प्रारूपण लिपिक के द्वारा, अधिकारी के द्वारा, ये दोनों के द्वारा प्रारूपण तैयार किया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारूपण की भाषा होती है। प्रारूपण की भाषा सरल, शुद्ध, स्पष्ट, ये सभी होती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन, प्रारूपण की भाषा के गुण हैं। प्रारूपण की भाषा के गुण शिष्टता, विनम्रता, ये दोनों हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। कार्यालयीय पत्र में सबसे ऊपर रहता है पत्र संख्या। सरकारी पत्र के स्वनिर्देश में क्या लिखा जाता है? भवदीय लिखा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा भवदीय। पत्र में गुरु जी को संबोधित किया जाता है आदरणीय से। दर्शनीय स्थल के बारे में छोटे भाई को लिखा जाने वाला पत्र कहलाता है विवरण पत्र। व्यावसायिक पत्र में प्रेषक का नाम पता कहाँ होता है? सबसे ऊपर। प्रधानाध्यापक को लिखे जाने वाले पत्र में स्वनिर्देश होता है आपका विश्वासी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये दोनों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। सरकारी पत्र में प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित लिखा जाता है सबसे अंत में। सरकारी पत्र में विषय अंकित होता है
संबोधन से पहले सरकारी पत्र में संबोधन से पहले विषय अंकित होता है। पत्र में पिताजी को संबोधित किया जाता है पूज्यवर से और पूजनीय दोनों से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों से, पूज्यवर और पूजनीय। छात्र द्वारा प्रधानाचार्य को लिखा जाने वाला पत्र कहलाता है आवेदन पत्र। अर्ध सरकारी पत्र के संबंध में कौन सी बातें सत्य हैं, तो आपको सही कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, यह सरकारी पत्र का एक उपभेद है, तो ये सही है। इसकी शैली आत्मीय होती है, ये भी सही। ये व्यक्तिगत पहचान के साथ प्रेषित होते हैं, ये भी सही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। किसी भी मृत्यु पर लिखा जाने वाला पत्र कहलाता है शोक पत्र, ऑप्शन बी हो जाएगा शोक पत्र। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने देता हूँ। इससे आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गया इस सब का प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे पहले चैनल पर पिछले वाले वीडियो में मनोरमा गेस्ट पेपर का प्रैक्टिस करवा दिया हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देखिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।